चलिए अब मार्केट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या रणनीति है। संजय जी, हैप्पी धनतेरस, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए कैसा फील कर रहे हैं इस समय मार्केट को लेकर, क्योंकि करेक्शन आई मार्केट को, शायद एक वेल ड्यू करेक्शन आई अब, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटा है। आपका व्यू क्या होगा इस समय मार्केट पर? अनुज, मेरी तरफ से आपको भी शुभकामनाएं दिवाली धनतेरस की, और आपके श्रोताओं को भी। मार्केट की करेक्शन को अगर हम देखें तो मैं उसको 2 भाग में बांट देता हूं। पहला भाग वो जो कि हमें निफ्टी दिखा रहा है, जिसमें कि करीब 6% की करेक्शन हुई है, और दूसरा भाग वो जो ब्रॉडर मार्केट का करेक्शन रहा है, जहां पर करीब करीब 80% स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 10% से ज्यादा का करेक्शन देखा है पिछले कुछ दिनों में। तो मैं समझता हूं कि ये जो पिछला 1 महीना गुजरा, जहां पर हमने एफआईआई की सेलिंग को 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्रॉस करते हुए देखा, बहुत अचंभे की बात है कि इतनी बड़ी सेलिंग का जो ब्रंट है या जिसका बड़ा भार इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में होना चाहिए था, उतना भार और उतना करेक्शन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में नहीं हुआ, ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा हो गया। तो मेरा अपना जो मत है वो ये कि ये जो करेक्शन हुआ है ये बहुत ही इंडिया स्पेसिफिक करेक्शन है। मेरे ख्याल से ये स्मार्ट मनी की एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, और शायद ये प्री बजट रैली की तैयारी का फेज है। और हमें अपने आप को इसी एनालिसिस को बीच में रखते हुए आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो बनाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, अब यहाँ से कंस्ट्रिंग मार्केट अपनी चाल को सुधारने की कोशिश करेगा एंड वी ऑल होप फॉर द बेस्ट। आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे? बैंक्स ने लीडरशिप दिखाई है, एक टर्न अराउंड देखने को मिला, और ज्यादातर बैंक्स बारिंग आपका इंडसइंड बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अनसिक्योर्ड सेगमेंट में कुछ चिंताएं हैं, कुछ एमएफआई सेगमेंट में कुछ चिंताएं देखने को मिली थी, लेकिन लार्जली बाकी कमेंट्री अच्छी रही। बैंक्स में अगर पोजीशन बढ़ानी है तो किस तरह के बैंक्स लेंगे? एनबीएफसीज पर क्या राय है? ये पॉकेट में कितनी स्ट्रेंथ है? तो अगर आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से जो निफ्टी का प्रदर्शन है या ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन है, उसमें जो हेवी लिफ्टिंग काम है वो बैंकिंग सेक्टर ने किया है। इन द सेंस कि अगर आप इस क्वार्टर को छोड़ दें तो करीब करीब 30% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बैंकिंग सेक्टर से आया। इस क्वार्टर में इस ग्रोथ में थोड़ी सी ठहराव आई है, करीब 15% का एग्रीगेट बेसिस पर। अभी भी हम इस क्वार्टर में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं। इसका 2 मुख्य कारण है। एक तो ये कि जैसे पहले फेज में जब लोन की रेट्स बढ़ाई गई और डिपॉजिट्स की रेट नहीं बढ़ी थी, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा और बैंक्स का मुनाफा इसके कारण बढ़ गया। लेकिन जब आप पीछे से जब डिपॉजिट्स की रेट बढ़ गई हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ा है, और हम अब देख रहे हैं कि हायर बेस पे अब बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट ग्रोथ कम हो रहा है। दूसरा असर जो है वो मुझे लग रहा है वो ये है कि क्रेडिट ग्रोथ में भी थोड़ी सी ठहराव आई है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने के कारण जिस तरह की बोरिंग पहले हो रही थी वैसी अभी नहीं है। यहाँ से आगे का जो सिचुएशन है वो बहुत कुछ लिंक्ड है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और आरबीआई की पॉलिसीज से। मुझे लगता है कि आरबीआई हो सकता है कि अगर अभी ना करे तो 2025 के पहले 3 महीने में एक रेट कट करेगा, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन का भी समर्थन मिलेगा। इस रेट कट के माहौल में मुझे लगता है कि एनबीएफसी को फायदा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो अपनी जो बल्क रिसोर्स मोबिलाइजेशन है या जो बल्क बोरिंग वो करते हैं वो अब कम दरों पे कर पाएंगे। और बैंक्स को भी हमको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जब अपनी रेट काटेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ में भी इजाफा होगा। हाँ, ये संभव है कि जो पहली 1 और 2 क्वार्टर है उसमें भले नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर कुछ असर पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होगा तो वो बढ़ेगा। तो नो डाउट ये जो सेक्टर है वो आपका कोर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के पोजिशनिंग का, जब आप आगे की रणनीति बनाएं। दूसरी जो हाँ प्लीज सॉरी, हाँ निफ्टी, सॉरी मैं आ रहा हूँ आपके पास। निफ्टी हर्षद हाई से पर है, 24,484 पर है अब। कल का हाई 24,492 की जो मैं बात कर रहा था, लग रहा है मार्केट आज हायर हाई भी बनाने के मूड में है।
तो ये इंटरेस्टिंग होगा। संजय जी, एक जो पॉकेट मार्केट के लिए दिक्कत की रही थी वो थी कंजम्पशन, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वर्स्ट इज इन द प्राइस, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों स्पेसिस में? ये कह सकते हैं अनुज, क्योंकि ना तो इस सेक्टर के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पहले दिखाया था, ना ही उनकी करेक्शन भी कोई बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड की हुई। हालांकि अगर आप 52 वीक हाई से देखें तो एफएमसीजी का करेक्शन इज वन ऑफ द हाईएस्ट, एफएमसीजी इंडेक्स का करेक्शन वन ऑफ द हाईएस्ट है। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं अब, पहले तो कंपनीज के द्वारा आ रही थी, अब तो सरकार के द्वारा भी आ रही है कि वो अर्बन कंजम्पशन के बारे में वरिड है। हम सभी जानते हैं कि भारत में अब तक कंजम्पशन का जो भार है वो अर्बन कंजम्पशन ने उठा रखा था, रूरल कंजम्पशन में कोई तेजी नहीं आई थी। लेकिन अगर अर्बन कंजम्पशन में भी अगर गति धीरी हो जाती है तो फिर ये चिंता का विषय है। तो मुझे नहीं लगता कि कंजम्पशन को एक सेंटर ऑफ आपकी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि वो डिफेंसिव का भी रोल परफॉर्म करेगा कि नहीं, उस पर मेरी कुछ डाउट्स है। अगर आपको डिफेंसिव खेलना है तो मेरे ख्याल से फार्मा और आईटी ज्यादा अच्छे सेक्टर्स होंगे आपको डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए। ओके, तो फार्मा और डिफेंसिव्स में आप कह रहे हैं कि कुछ पोजीशंस बनाकर रखे। मैं मारुति पर स्पेसिफिकली एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जब कंपनी के नंबर्स देखे थोड़ा सा डर आया कि शायद ये बजाज ऑटो वाला केस तो नहीं, क्योंकि सुबह से ही स्टॉक में दबाव बनता दिखाई दिया। अभी अभी जो डिटेल्स निकल कर आ रही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कॉन कॉल में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, देखिए 14% ज़्यादा रिटेल सेल्स है, रिटेल फ्रंट पर 3 लाख यूनिट्स हम इस फेस्टिव सीजन में बेच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ से आगे H2 में और पिकअप देखने को मिलेगा। तो ये कमेंट्री आई थिंक आश्वस्त कर रही है कुछ निवेशकों को। लेकिन जो बजाज ऑटो के साथ हुआ और जो ये पूरा फेस्टिव सीजन में डिमांड को लेकर डर था, क्या जैसे अनुज ने कहा प्राइस्ड इन है या नहीं, मारुति के केस में अब यहाँ से आगे किस तरह का आउटलुक रहेगा, या फिर क्योंकि अब एक और विकल्प है Hyundai के सामने, वहां पर थोड़ी सी दुविधा है और Hyundai के नंबर्स देखकर ही फिर अगला कॉल आप जैसे निवेशक लेंगे? तो अर्चिता जी, मैं बहुत स्पेसिफिकली कंपनी पर जाने से थोड़ा सा कतराऊंगा, लेकिन एक ब्रॉड मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं कि अभी जो सेक्टर में हो रहा है वो ये था कि जो कंपनी के लेवल से जो सेल्स पुश की जा रही थी या जो प्रोडक्शन डीलर लेवल पे पुश की जा रही थी, उसकी मात्रा उतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि डीलर के लेवल पे स्टॉकिंग हो गई थी। फेस्टिव सेल्स इस बार नो डाउट बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन हमें इस बात को भी मानना है कि ऑटो सेक्टर में, खास करके पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में एक मेजर ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पर कंज्यूमर अब आईसी व्हीकल्स के साथ ही साथ ईवीज और हाइब्रिड व्हीकल्स के तरफ झुक रहे हैं। जो दोनों बड़ी कंपनियां हैं इस पैसेंजर व्हीकल क्षेत्र में, जैसा कि आपने कहा मारुति और हुंडई, दोनों ने इस हाइब्रिड क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने के अनाउंसमेंट कर दिए हैं। मुझे लगता है कि जैसा नॉर्मल कंज्यूमर सेंटिमेंट होता है ऑटोज के प्रति, जो कैलेंडर ईयर के अंत में खरीदारी कम कर देते हैं और फिर नया कैलेंडर ईयर में खरीदना शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है कि 2025 में नए मॉडल्स के लॉन्च के साथ, नया साल का शुरुआत होने के साथ, और साथ ही साथ लोगों का जो इंटरेस्ट है ऑटोज के प्रति, मुझे लगता है कि 2025 में भी आपको दिखेगा पैसेंजर व्हीकल्स में एक अच्छा फ्रंट ग्राउंड लेवल पे सेल्स। एक और चीज सिन्हा साहब, ये जो मेटल कंपनियों में आज रिएक्शन देखने को मिला, कुछ ही देर पहले आपने भी वो खबर पढ़ी होगी कि किस तरह से चाइना एक और स्टिमुलस दे रहा है अपने रियल एस्टेट सेक्टर को। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले जब इस तरह के स्टिमुलस की बात आ रही थी, तब सभी लोग कह रहे थे कि भारत का पैसा चाइना में जाएगा। शायद थोड़ा बहुत वो हुआ है। आज उस तरह का पैनिक नहीं देखने को मिला, तो उसमें एक राहत जरूर है। लेकिन मेटल्स एज अ होल पॉकेट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी जैसे जैसे चाइना ये स्टिमुलस देता जा रहा है, और वो फियर फैक्टर अभी भी वाजिब है या नहीं? तो 2 बातें, एक तो ये कि जब पहली बार चाइना की स्टिमुलस अनाउंस हुई थी, उसके साथ जो हॉट मनी इंडिया से निकल कर चाइना गया था, उसने नो डाउट बाजार में एक हलचल पैदा की थी। लेकिन जो पहला स्टिमुलस का राउंड आया चाइना का, उसके बाद कोई खास फॉलो थ्रू एक्शन नहीं हुआ, और उसके बाद हमने इस तरह की हॉट मनी या इस तरह के फ्लाइट ऑफ कैपिटल को नहीं देखा। इसलिए अब चाइना के अनाउंसमेंट के साथ साथ मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रिगर होगा भारत से पैसा को वहां जाते हुए।
रही बात चाइना की रिपीटेड स्टिमुलस देने की जो पॉलिसी और उसका परिणाम कमोडिटी सेक्टर पे क्या होगा और ओवरऑल चाइनीज इकोनॉमी पे क्या होगा, मुझे लगता है कि जिस तरह का ठहराव चाइनीज इकोनॉमी में आया है उसमें इस तरह के स्टिमुलस की नंबर ऑफ स्टेप्स चाइना को अनाउंस करने पड़ेंगे और ये काफी टाइम में स्ट्रेच्ड आउट होगा। ये एक दो स्टेप्स अनाउंस करने से चाइना में बहुत ज्यादा तेजी इमीडिएटली नहीं आएगी, जिसके कारण स्वरूप मुझे लगता है कि कमोडिटी के प्राइसेस जो है रेंज बाउंड ही रहेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे नहीं। सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में जब ये व्यू बिल्कुल दृढ़ हो जाएगी कि चाइनीज इकोनॉमी काफी तेजी से रिकवर हो रही है और वहां पर कमोडिटीज के डिमांड बढ़ेंगे, तभी मुझे लगता है कि एंड्योरिंग रैली कमोडिटी प्राइसेस में बनेगी और हम उसका फायदा उठा सकेंगे। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और दिवाली की और आज धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। जी।